नमस्कार, आप देख रहे हैं आज के गुड न्यूज में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। अब भाई खबरें ऐसी हो जो आपको ऊर्जा उत्साह से भर दे, जो दिन भर की थकान को खत्म कर दे। कहते हैं कि अगर सोच सकारात्मक हो तो जीवन आसान हो जाता है। पॉजिटिव सोच के आगे हर चुनौती मानो हार जाती है। तो इसी सोच के साथ हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं गुड न्यूज, क्योंकि हमें पता है कि रोजमर्रा की काम करने के बाद जब हम थक कर घर आते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं, तो यही सोचते हैं कि काश कुछ खबरें ऐसी हों जो दिन भर के कामकाज की थकान को छू मंतर कर दे, जिसे देखकर और सुनकर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाए और दिल कह उठे कि ये तो गुड न्यूज है और आपके स्ट्रेस को टाटा बाय बाय कर दे। तो जनतंत्र टीवी आपके लिए कुछ ऐसी खबरों का पिटारा लेकर आया है जो आपका माइंड कूल कर देंगी, क्योंकि इन खबरों को देखकर आप जरूर कहेंगे कि हमने देखी गुड न्यूज, और आप कह सकेंगे गुड न्यूज हो तो ऐसी। बिहार की दिव्यांग बच्ची सीमा आजकल सुर्खियों में है। इस बच्ची के सुर्खियों में होने की वजह इसका हौसला है, इसका जज्बा है। अब भाई इसके हौसले को देखकर सोनू सूद समेत तमाम लोग इसकी मदद के लिए खुद ब खुद आगे आए। क्या है इस नन्ही सी परी की पूरी कहानी, जरा देखिए इस रिपोर्ट। हौसले की ऊंची उड़ान, चुनौतियों से नहीं मानी हार, इस बच्ची के हौसले को सलाम। एक पैर पर चलते हुए इस नन्ही परी को देखकर एक पल के लिए किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन दूसरे ही पल इसके जज्बे को देखकर इसके हौसले को सलाम करने का दिल चाहे। घर से दूर पगडंडियों के रास्ते पर चुनौतियों को पार करती हुई जब ये बच्ची हर रोज स्कूल जाती है, तो ना जाने कितने ही लोगों को ये प्रेरणा दी जाती होगी कि जिंदगी से हार मानकर बैठ जाना जिंदगी का नाम नहीं। वो जिंदगी ही क्या जिंदगी है जो चंद चुनौतियों से हार मानकर रेत की तरह ढह जाए। दरअसल आज के गुड न्यूज में हम इस आसमान से भी बुलंद हौसला रखने वाली इस बच्ची के बारे में आपको बताने वाले हैं। दरअसल इस बच्ची का नाम है सीमा, जो मूल रूप से बिहार के जमुई जिले के फतेहपुर गांव की रहने वाली है, जो गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है। 10 वर्षीय सीमा रोजाना 1 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल जाती है। ये पूछने पर कि वो बड़ी होकर क्या बनेगी, उत्साहित होकर 5 भाई बहनों वाली सीमा तपाक से जवाब देती है कि वो टीचर बनेगी और कहती है कि वो मन लगाकर पढ़ना चाहती है और बड़ी होकर लोगों को शिक्षित करना चाहती है। दिव्यांग सीमा के स्कूल टीचर का भी कहना है कि इसके हौसले काफी मजबूत हैं। दरअसल सीमा एक सड़क हादसे में अपने एक पैर को खो चुकी है। पैर खोने के बाद भी सीमा ने जिंदगी से उम्मीद नहीं खोई। इस बच्ची की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। माता और पिता दोनों ही मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। माँ ईंट के भट्टे पर काम करती है तो पिता घर से दूर अपने परिवार के जीवन यापन के लिए मजदूरी करते हैं। सीमा के बारे में जब शामली एसएसपी को पता चला तो उन्होंने मानवता की मिसाल पेश करते हुए सीमा के लिए गियर साइकिल और कृत्रिम पैर का इंतजाम करने का वादा किया, जिसे उसे कूदकर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही सीमा का जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस बच्ची की मदद के लिए लोगों के हाथ आगे बढ़ने लगे। इन मदद करने वाले लोगों में सोनू सूद का नाम भी शामिल है। सोनू सूद ने ट्वीट कर कहा कि अब ये अपने एक नहीं दोनों पैरों पर कूदकर स्कूल जाएगी। सोनू सूद के मदद के बाद अन्य लोग भी सीमा की मदद को आगे आने लगे। सीमा की मदद के लिए सूबे के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भी मदद का भरोसा दिया और उसके समुचित इलाज की जिम्मेदारी उठाने की बात कही। इस बच्ची के बुलंद हौसले को देखकर बस इतना ही कहा जा सकता है, अटल रह तू बस अपने फैसले पर, चलती रह तू मत रख नजर अपने फासलों पर।
मंजिल मिलेगी तुझे जरूर, मंजिल मिलेगी तुझे जरूर, बस टिकी रह तू अपने हौसले पर। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और अब बात हिमाचल की बलजीत कौर के बारे में, जिन्होंने एक नया इतिहास बना दिया, जो उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लड़कियों को चारदीवारी के अंदर ही देखना चाहते हैं। दरअसल बलजीत कौर ने देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। इससे पहले बलजीत ने 2 सप्ताह के भीतर 8000 मीटर से ऊंची 2 चोटियों कंचनजंगा और अन्नपूर्णा पर भी विजय पताका लहराया। कैसे किया ये कमाल, जरा देखिए। देखूंगी नहीं, मेरे आगे चाहे कठिनाई की लहर हो या आग का दरिया होगा, तैर कर पार कर लूंगी, क्योंकि ये हौसला ही मेरा जरिया होगा। जी हाँ, ये कहावत देश की जाबाज बेटी बलजीत कौर पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिसकी हौसले की उड़ान इतनी ऊंची थी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी कम पड़ गई। दरअसल जीवन में सफलता पाने के लिए हौसले का होना जरूरी होता है। यही हौसला हमारे अंदर जुनून और आत्मविश्वास को जगाता है। इसी आत्मविश्वास की लौ जगाकर बलजीत कौर ने एक नया इतिहास बना दिया और देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। इससे पहले बलजीत ने 2 सप्ताह के भीतर 8000 मीटर से ऊंची 2 चोटियों कंचनजंगा और अन्नपूर्णा पर विजय पताका फहराया था। बलजीत की फतह 25 दिनों में 48,000 मीटर की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय। बलजीत ने माउंट धौलागिरी 8,167 मीटर का फतह हासिल किया। कंचनजंगा 8,586 मीटर पर फतह हासिल किया। अन्नपूर्णा 8,091 पर फतह हासिल। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर पर फतह हासिल। माउंट लाहौद 8,516 मीटर को अपने कदमों से नापा। हिमाचल प्रदेश के सोलन के कुनिहार की रहने वाली बलजीत ने सफलता का ये नया इतिहास यूं ही नहीं गढ़ा, बल्कि सफलता के इस मुकाम पर पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना भी किया। उन्होंने साल 2016 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने का प्रयास किया था, लेकिन उस वक्त ऑक्सीजन मास्क खराब होने की वजह से लौटना पड़ गया था। लेकिन बलजीत ने हार नहीं मानी और अपने हौसले और जज्बे के सामने सारी चुनौतियों को हार मानने पर मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं बलजीत कौर अब तक कितने रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। माउंट दियो टिब्बा 6,161 मीटर, हिमाचल प्रदेश 2015। माउंट फ्रेंडशिप 5,320 मीटर, हिमाचल प्रदेश 2017। माउंट तुलियान 4,250 मीटर, कश्मीर 2019। माउंट प्लाटसू 4,220 मीटर, हिमाचल प्रदेश 2019। माउंट पुमोरी 7,161 मीटर, नेपाल, साल 2021। माउंट कुन 7,077 मीटर, लद्दाख, साल 2021। माउंट धौलागिरी 8,167 मीटर, नेपाल, साल 2021। कंचनजंगा 8,586 मीटर, सिक्किम, साल 2022। अन्नपूर्णा 8,091 मीटर, नेपाल, साल 2022। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, नेपाल, साल 2022। माउंट लाहौद 8,516 मीटर, नेपाल, चीन, साल 2022। बलजीत कौर की सफलता उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो बेटियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। लड़कियों की दुनिया चारदीवारी में ही बीतनी चाहिए, ये मानते हैं। उम्मीद है बलजीत का हौसला अन्य लड़कियों को भी अपने पंख खोलकर आसमान में उड़ान भरने के लिए प्रेरित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
अब भाई कहते हैं कि बच्चों का मन और मस्तिष्क कोरे कागज की तरह होता है, जिसमें पड़ी छाप उनके मन और उनके मस्तिष्क पर आजीवन बनी रहती है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए सिर्फ हार्डवर्क पर नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क को आधार बनाकर काम करना चाहती है। बस फिर क्या था, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मंडला में स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र बना दिया गया, जिसमें बच्चों को तकनीक के माध्यम से अक्षरों का ज्ञान कराया जा रहा है। कैसे, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। मंडला में स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत। बच्चे करेंगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। टैबलेट और स्मार्ट टीवी के जरिए सीखेंगे अक्षर ज्ञान। अन्य आंगनवाड़ी केंद्रों से है बिल्कुल अलग। कहते हैं बच्चों का मन और मस्तिष्क कोरे कागज की तरह होता है, जिसमें छाप उनके मन और मस्तिष्क पर आजीवन पड़ता है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए सिर्फ हार्ड वर्क पर नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क को आधार बनाकर काम करना चाहती है। वैसे भी वर्तमान परिस्थितियों में भारत में सिर्फ लोगों को शिक्षित करने पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि शिक्षा में तकनीकी को शामिल किया जा रहा है, जिससे कि स्किल्ड एजुकेशन का विकास हो सके। और ऐसी ही एक पहल मध्य प्रदेश के मंडला जिले के आंगनवाड़ी केंद्र में देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश का मंडला जिला एक आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है, लेकिन जब आप इस आंगनवाड़ी केंद्र में प्रवेश करेंगे तो यह आपको अन्य आंगनवाड़ी केंद्रों से बिल्कुल अलग नजर आएगा। क्योंकि इस आंगनवाड़ी केंद्र का विकास स्मार्ट आंगनवाड़ी के तर्ज पर तो किया गया है, साथ ही इसे प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में भी तैयार किया जाएगा, ताकि जब इसमें पढ़ने वाले बच्चे किसी भी प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लें तो किसी से भी पीछे न रहें। आइए जानते हैं कि इस आंगनवाड़ी केंद्र की खासियतें क्या हैं। आंगनवाड़ी में बच्चों को सिखाई जाएगी नई तकनीक। इसके लिए टैबलेट और स्मार्ट टीवी का उपयोग किया जाएगा। केंद्र को स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र में तब्दील करने के पहले इसको नया स्वरूप दिया गया है। बच्चों की पसंद को देखते हुए वॉल पेंटिंग कराई गई है। आकर्षक खिलौने रखे गए हैं। इसके कैंपस को भी विकसित किया जा रहा है। दरअसल आज जिस युग में वो जी रहे हैं वो तकनीक का युग है, जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी तकनीक को प्रवेश देकर शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही कोरोना के समय शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं से भी हम वाकिफ हैं, जहाँ स्कूल कॉलेज बंद होने से बच्चों की शिक्षा काफी प्रभावित हुई थी। हालांकि इसी पर ऑनलाइन एजुकेशन और तकनीक आधारित शिक्षा की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। आइए जानते हैं कि इस आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाएगा। आंगनवाड़ी के सभी सुविधाओं का इसमें ध्यान रखा गया है। बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा। बच्चे खेलते हुए कैसे पढ़ाई और तैयारी करें, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। ये बच्चे शिक्षा को लेकर प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कहीं से कम न हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। खिलौनों के अलावा टैबलेट का भी प्रबंध होगा। टैबलेट में अक्षर ज्ञान, अल्फाबेट, रीडिंग के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। स्मार्ट एलईडी लगाया गया है। ऑनलाइन कोर्स भी यहाँ तैयार कराए जाएंगे। दरअसल इस आंगनवाड़ी केंद्र का उद्देश्य है कि बच्चे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने में झिझके नहीं, बल्कि जब वो प्राइमरी स्कूल में प्रवेश लें या जिंदगी में आगे बढ़े तो नींव भी उनकी उतनी मजबूत रहे जितनी प्राइवेट स्कूल के बच्चों की होती है, क्योंकि इन बच्चों के कंधों पर आने वाले भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए भी गुड न्यूज है, क्योंकि अब देश में हाइपर लूप ट्रेन की बात हो रही है।
अभी तक तो आपने बुलेट ट्रेन के बारे में सुना था, देखा था, लेकिन जल्द ही आपको हाइपरलूप ट्रेन भी देखने को मिल सकती है। अब भाई क्या है ये हाइपरलूप ट्रेन, कैसे करेगी काम, चलिए समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। अभी तक देश में बुलेट ट्रेन की चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन अब एक और नई ट्रेन चर्चा का विषय बन गई और इस ट्रेन का नाम है हाइपरलूप ट्रेन। दरअसल हम अक्सर जब तेज चलने वाले वाहनों की बात करते हैं तो हमारी जुबान पर सबसे पहला नाम हवाई जहाज का और उसके बाद फिर बुलेट ट्रेन का आता है। लेकिन कुछ समय बाद जब भी हम तेज चलने वाले वाहनों की बात करेंगे तो उसमें हाइपरलूप ट्रेन का नाम खुद ब खुद हमारी जुबान पर आने लगेगा, जिसकी स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है। इस तकनीक पर काम करने के लिए केंद्रीय रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने मंजूरी भी दे दी। इस ट्रेन के माध्यम से कार्बन एमिशन और ऊर्जा खपत को कम किया जा सकेगा। हाल ही में केंद्रीय रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में घोषणा भी की। इस प्रोजेक्ट पर आईटी मंत्रालय और आईआईटी मद्रास साथ मिलकर काम कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत स्वदेशी तरीके से देश में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने पर काम किया जा रहा है। रेल मंत्रालय की माने तो ये ट्रेन भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने में ये तकनीक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस तकनीक का नाम आविष्कार हाइपरलूप है। इस तकनीक पर आईआईटी मद्रास के 70 छात्रों की एक टीम 2017 से काम कर रही थी। देश में बनी यह हाइपरलूप अमेरिकी तकनीक की वर्जन हाइपरलूप सर्विस के बराबर होगी। हालांकि अमेरिका की तुलना में ये काफी सस्ती होगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 8 करोड़ 34 लाख रुपए है। मौजूदा समय में कई देशों में इस तकनीक पर काम हो रहा है। इसे हाइपरलूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक लूप के जरिए ट्रेवलिंग होती है और हवाई जहाज की स्पीड से इसमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। आइए जानते हैं क्या है ये तकनीक। ये एक खास तरह की तकनीक है जो दिखने में ट्रेन की तरह है, लेकिन ट्रेन से काफी अलग है। इस खास सिस्टम को हाइपरलूप कहा जाता है, जिस पर अभी कई कंपनियां काम कर रही हैं। अभी इस पर सुरक्षा को लेकर काम चल रहा है। हाइपरलूप में ट्रेन के टायर की तरह टायर नहीं होते, बल्कि ये ट्यूब सिस्टम पर काम करता है। इसमें ट्रेन के डिब्बों की तरह छोटे छोटे कैप्सूल्स बनाए गए हैं। ये जमीन की सतह पर नहीं बल्कि ऊपर हैंगिंग स्टाइल में काम करता है। जमीन की सतह के ऊपर कैप्सूल्स ट्रेवल करते हैं। इसके लिए एक खास तरह की सुरंग बनाई जाती है। दरअसल आजकल की बिजी जिंदगी में हर व्यक्ति अपने समय की बचत करना चाहता है। वो चाहता है कि यात्रा के दौरान ऐसी सुविधा हो जिससे कम समय में ही अपनी यात्रा को सरलता और सुगमता के साथ पूरा किया जा सके। ऐसे में हाइपरलूप तकनीक से बनी ये ट्रेन जिस दिन साकार रूप लेगी, निसंदेह यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज साबित होगी। आइए जानते हैं किस तरह से हाइपरलूप ट्रेन सामान्य ट्रेन से अलग है। हाइपरलूप और सामान्य रेल में काफी अंतर होता है। इस सिस्टम में यात्रियों को ले जाने वाले पॉच ट्यूब या सुरंगों के माध्यम से यात्रा करते हैं। घर्षण को कम करने के लिए अधिकांश हवा को हटा दिया जाता है। इससे कैप्सूल की स्पीड काफी तेज हो जाती है। इस वजह से मिनटों में ही कई मील की यात्रा आसानी से हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये तकनीक के क्षेत्र में बड़ी क्रांति साबित होगी, लेकिन जहां इस तकनीक से इजाद की ट्रेन यात्रा में लाभकारी होगी, साथ ही थोड़ी सी लापरवाही भी जान के लिए खतरा बन सकती है। इसे भी ध्यान में रखना होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि हाइपरलूप तकनीक से बनी ट्रेन जब मूर्त रूप लेगी तो उसके क्या लाभ और क्या नुकसान हो सकते हैं। क्या है फायदे और नुकसान। हाइपरलूप ट्रेन यात्रा की तुलना में सस्ता और तेज हो सकता है। शहरों के बीच यात्रा में आसानी होगी, लेकिन सुरक्षा को लेकर काम किया जाना बाकी है। इसमें थोड़ी सी भी चूक कई लोगों की जान ले सकती है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में कार्बन एमिशन और कम ऊर्जा खपत के साथ साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात से कम नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक अच्छी पहल की जो पर्यावरण के लिहाज से
और हम सब के लिए एक गुड न्यूज़ है। दरअसल मेट्रो में परंपरागत बिजली की खपत और निर्भरता को कम करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की है, जिसके तहत मेट्रो स्टेशनों की छत पर सोलर पैनल लगाने के बाद अब एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर के वायडक्ट की रेलिंग पर सोलर पैनल वर्टिकल रूप से लगाया जाएगा, यानी कि लंबा करके। कैसे होगा ये, जरा इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। दिल्ली मेट्रो की अच्छी पहल, ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ाया कदम। सौर ऊर्जा होगी उत्पन्न, परंपरागत बिजली पर निर्भरता होगी कम। बढ़ती हुई जनसंख्या और मांग में अधिकता ने कई तरह की समस्याओं को जन्म दिया है, जिनमें एक है बिजली की समस्या। और गर्मी के दिनों में बिजली की किल्लत से हम सब वाकिफ हैं। डिमांड और सप्लाई में ये असंतुलन कई बार ट्रांसपोर्टेशन को भी प्रभावित करता है। इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सौर ऊर्जा को लेकर एक अच्छी पहल की है। मेट्रो में परंपरागत बिजली की खपत व निर्भरता को कम करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की है, जिसके तहत मेट्रो स्टेशनों की छत पर सोलर पैनल लगाने के बाद अब एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर के वायडक्ट के रेलिंग पर सोलर पैनल वर्टिकल रूप से लगाए जाएंगे। पायलट परियोजना के तौर पर सबसे पहले मेजेंटा लाइन पर जामिया मिलिया से ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन के बीच इस साल सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे सौर ऊर्जा उत्पन्न होगा। इस कार्य के लिए डीएमआरसी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही इसे लगाने का काम रात में मेट्रो के परिचालन बंद होने के बाद होगा, जिसकी वजह से हर दिन सिर्फ 3 घंटे ही काम हो पाएंगे। इस परियोजना के पूरा होने के बाद वायडक्ट पर लगे खड़े सोलर पैनल और उसकी संरचना का परीक्षण किया जाएगा। इसके जरिए ये परखने की कोशिश की जाएगी कि प्राकृतिक हवा के बहाव और मेट्रो ट्रेन की गति के कारण हवा के दबाव और कंपन का सोलर पैनल पर किस तरह से असर पड़ता है। इसके आधार पर मेट्रो कॉरिडोर के अन्य हिस्सों पर सोलर पैनल लगाने के लिए अस्थायी डिजाइन तैयार किया जा सकेगा। इससे आने वाले समय में मेट्रो अपनी बिजली की अधिक से अधिक जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी कर सकेगा। जहां एक तरफ सौर ऊर्जा कभी खत्म न होने वाला संसाधन है, तो वहीं दूसरी तरफ नवीकरणीय संसाधनों के सबसे बेहतर विकल्प के रूप में उभर कर हमारे सामने आया है। और अगर पर्यावरण के लिहाज से देखा जाए तो सौर ऊर्जा पर्यावरण का हितैषी भी है। इससे पहले भी डीएमआरसी ने फेज 3 में बनने वाले सभी एलिवेटेड स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाए हैं और उससे बनने वाली बिजली का इस्तेमाल स्टेशनों और डिपो के बिजली संबंधी जरूरतों को पूरा करने में किया जाता है। डीएमआरसी ने बदरपुर से फरीदाबाद के बीच बनाए गए नए मेट्रो कॉरिडोर के सभी स्टेशनों की छत पर सोलर पावर जनरेशन के लिए सोलर पैनल लगाए हैं। बिजली पर खर्च होने वाले डीएमआरसी की लागत में भी कमी आई है। फरीदाबाद लाइन के सभी स्टेशनों पर रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई कंपनी मॉडल पर आधारित पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। इसके लिए डीएमआरसी ने कंपनी के साथ 25 साल के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसके तहत डीएमआरसी केवल वास्तविक रूप से जनरेट होने वाली एनर्जी के लिए एनर्जी चार्ज पे करता है। सोलर प्लांट लगाने पर डीएमआरसी को और कोई खर्चा नहीं देना पड़ता। इन सोलर प्लांटों से बनने वाली बिजली का इस्तेमाल स्टेशनों पर लाइटिंग के लिए, बिजली का इंतजाम करने और बिजली संबंधी अन्य जरूरतों को पूरा करने में किया जाता है। साथ ही फरीदाबाद कॉरिडोर के लिए डीएमआरसी ग्रीन बिल्डिंग मॉडल पर एक पावर रिसीविंग सब स्टेशन का निर्माण कर चुकी है। पहले ही डीएमआरसी द्वारका सेक्टर 21, आनंद विहार, प्रगति मैदान, मेट्रो एनक्लेव, यमुना बैंक स्टेशन, यमुना बैंक डिपो, फरीदाबाद पावर रिसीविंग सब स्टेशन, फरीदाबाद लाइन के मेट्रो स्टेशनों और अजरौदा डिपो के अलावा आईटीयू मेट्रो स्टेशन पर भी सोलर प्लांट लगाया है। भारत में पिछले एक दशक के दौरान बढ़ती आबादी, आधुनिक सेवाओं तक पहुंच, विद्युतीकरण की दर तेज होने की वजह से ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ी है और माना जाता है कि इसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बजाय सौर ऊर्जा के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसलिए देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए न केवल बुनियादी ढांचा मजबूत करने की जरूरत है, बल्कि ऊर्जा के नए स्रोत भी तलाशना जरूरी है। ऐसे में सौर ऊर्जा क्षेत्र भारत की ऊर्जा उत्पादन और मांगों के बीच की बढ़ती खाई को बहुत हद तक पाट सकता है।
तो कुल मिलाकर दिल्ली मेट्रो रेल निगम का ये फैसला काबिल तारीफ है और बिजली की खपत और निर्भरता कम करने के लिहाज से किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए इसी के साथ आज के गुड न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।